नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं मैराथन क्लास, वो भी क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर का। बायोलॉजी का करने वाला है मैराथन क्लास। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। क्या नाम है साथियों? जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं साथियों। चैप्टर का नाम है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं। शुरू करने वाले आज का मैराथन क्लास। उससे पहले सबसे पहले आप लोग अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दीजिए साथियों। शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने दोस्तों साथियों। आज का पहला प्रश्न है साथियों, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है साथियों? तो फ्लोपियन नालिका में, जिसको कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न है साथियों, पुष्प का नर भाग क्या है साथियों? पुष्प का नर भाग है पुमांग। कौन सा भाग है? तो पुमांग है साथियों। अगला प्रश्न है, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में साथियों। अगला प्रश्न है, अंडाणु क्या है? अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो फ्लोपियन नालिका में निषेचित होता है। अगला प्रश्न है, एक लिंग पुष्प के उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? तो है उड़हुल, जिसको बोलते हैं उड़हुल। अगला प्रश्न है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो पुंकेसर कहलाता है। अगला प्रश्न है, अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको सभी नोट्स मिलेगा साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? उभयलिंग कौन है? तो केचुआ एक उभयलिंग जंतु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पुरुभवन का उदाहरण है? पुरुद्भवन का उदाहरण कौन है साथियों? पुरुद्भवन का उदाहरण है अमीबा। क्या है? अमीबा। अगला प्रश्न है कि भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं प्लेसेंट। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है साथियों। किसमें होता है? ईस्ट में, जिसको बोलते हैं हाइड्रा। अगला नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु बनता कहाँ है? तो वृषण में बनता है साथियों। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा है साथियों? हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? परागकण कौन सा भाग बनता है? तो पुंकेसर परागकण बनता है। अगला प्रश्न है कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है? फूल का कौन सा भाग फल बनता है साथियों? तो निलय द्वारा। किसके द्वारा? निलय द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा में जनन तंत्र कौन सा नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं होता। शुक्रवाहिका किस में होता है? तो पुरुष में होता है साथियों, पुरुष में होता है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में परागकण पाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन विधि कौन सा है? तो विखंडन है, मुकुलन है, द्विखंडन है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी सभी है। परागकोश होता है, परागकण में परागकोश होता है साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक शुक्राणु नर युग्मक है। अगला नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन है जो मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न है कि पुष्प में नर जनन अंग होता है। पुष्प में नर जनन अंग कहाँ होता है? तो पुंकेसर में होता है। अगला प्रश्न है कि उभयलिंग जीव है। उभयलिंग जीव कौन है? तो केचुआ उभयलिंग जीव है। अगला प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है साथियों? तो अंडाणु निषेचित होता है फ्लोपियन नालिका में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र भाग नहीं है तो है शुक्रवाहिका। मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। ये कहाँ किसका है? तो पुरुष का है। किसका है साथियों? तो पुरुष का। अगला प्रश्न है कि
पुष्पीय पौधों में अलैंगिक जनन होता है। पुष्पीय पौधों में अलैंगिक जनन कहाँ होता है? तो फूलों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं होता है। तो कौन नहीं है? तो शुक्र वाहिका नहीं है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के युग्मक के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा होता है। कितनी होती है? जोड़ा होता है 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा होता है और पूरा कहेगा तो 46 होता है। कितना होता है? 46। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो गुणसूत्र केंद्र में पाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है पुष्प पौधा में। अगला प्रश्न है, पुष्प में नर जनन अंग कहाँ पाया जाता है? नर का जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है पुंकेसर में। अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं निषेचन। अगला नंबर प्रश्न है, एकलिंगी पादप कहाँ का उदाहरण है? एकलिंगी जो पादप है कौन है? तो पपीता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? तो 23 जोड़ा साथियों। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंग जंतु है? उभयलिंग जंतु कौन है? तो केंचुआ एक उभयलिंग जंतु है साथियों। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें पाया जाता है? तो ईस्ट में, जिसको बोलते हैं हाइड्रा। क्या बोलते हैं? हाइड्रा। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? तो अमीबा में द्विखंडन होता है। अगला प्रश्न है, अड़हुल अड़हुल किस प्रकार का फूल है? अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो द्विलिंगी फूल है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट जो है किस वर्ग का है? तो कवक वर्ग का है। अगला प्रश्न है कि उभयलिंग जंतु कौन सा नहीं है? उभयलिंग जंतु कौन नहीं है? तो मछली एक उभयलिंग जंतु नहीं है। अगला प्रश्न है कि पुष्प में केंद्रक में अवस्थित मादा जननांग है। मादा जननांग कौन है? तो स्त्री केसर है। क्या है साथियों? स्त्री केसर है। अगला प्रश्न है कि उभयलिंग जंतु कौन नहीं है? उभयलिंग जंतु मछली नहीं है। अगला प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है, उस क्या है? तो स्त्री केसर है साथियों। अगला प्रश्न है, ईस्ट में किस वर्ग के कवक पाया जाता है? तो कवक वर्ग के। कोशिका पाया जाता है तो कवक वर्ग का। अगला प्रश्न है, पौधों में मादा युग्मक कौन कहलाता है? पौधों में मादा युग्मक कौन कहलाता है? तो कहता है बीजांड। क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है। अगला प्रश्न है, नर युग्मक कहलाता है। नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है। अगला प्रश्न है कि फूल का सबसे बाहरी भाग क्या है? फूल का सबसे बाहरी भाग है अंकुड़ियाँ। अंकुड़ियाँ क्या है? अंकुड़ियाँ। अगला प्रश्न है कि तने द्वारा काई प्रबंधन होता है, किसमें होता है? तो होता है पुदीने में, हल्दी में और अदरक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। उसके जुड़ने के लिए है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप जय प्रकरम का एक क्लास एक भी नहीं किए तो जाकर कर लीजिए जय प्रकरम का क्लास। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक के शरीर के कायिक निकलता है? तो किसके द्वारा? तो मुकुलन से निकलता है। किस प्रकार का निकलता है? तो मुकुलन के निकलता है। अगला प्रश्न है कि बीज में नवोदित पादप विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? नया जो विकसित होता है, नया होता है, उसको क्या कहते हैं? फूल का कौन सा भाग बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग बदलता है? तो अंडाशय भाग बदलता है। अगला प्रश्न है कि उत्तक संवर्धन तकनीकी द्वारा तैयार पौधा को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो होती है 23 जोड़ी। और 23 जोड़ी पुरुष में होता है, 23 जोड़ी क्या होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है पुरुष में और 23 होता है स्त्री में।
किसमें? स्त्री के जननांग में। अगला प्रश्न है कि अंकुरन के दौरान नया पदार्थ के जड़ का निर्माण करता है। कौन करता है? तो मूलांकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप है? तो कौन है? पपीता एक एकलिंगी पादप है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंग है? तो केंचुआ उभयलिंग जो है कैसे उभयलिंग है? स्त्री के मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है? कितने दिनों तक होती है? कितनेवें दिन होती है? तो 14वें दिन होती है। अगला प्रश्न है कि पौधों में मादा भाग को क्या कहते हैं? पौधों में मादा भाग को क्या कहते हैं? पौधों में मादा भाग को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग। अगला प्रश्न है कि पौधों में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? पौधों में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बीजांड। अगला प्रश्न है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन। और इसमें विखंडन किसमें होता है? विखंडन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंग नहीं है? तो मछली उभयलिंग जंतु नहीं है। अगला प्रश्न है कि पुष्प के केंद्रक में उपस्थित मादा जननांग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर। अगला प्रश्न है कि अंडाशय के भीतर पाया जाता है। अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? तो बीजांड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन कौन सा संचारित रोग है? तो होगा गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स। इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि बीजाणु जनन लैंगिक जनन के मुख्य विधि है। बीजाणु के मुख्य जननांग के मुख्य क्या है? तो कवक में। किसमें होता है? तो कवक में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके स्वपरागन नहीं होता? स्वपरागन किसमें नहीं होता? तो मटर के पौधा में स्वपरागन नहीं होता। इसमें कौन सा परागन होता है? तो परपरागन होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्यमुखी के पौधों के अंडाशय के भीतर बीजांड की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। कितना होता है? तो 1 होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। अगला प्रश्न है कि पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागकण अवस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं परागकोश। पुंकेसर कहाँ होता है? तो परागकोश में। परागकण कहाँ होता है? परागकण पुंकेसर में क्या होता है? तो परागकण। और परागकण कहाँ होता है? तो पुंकेसर में। अगला प्रश्न है कि कॉर्पस ल्यूटिस एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अगला प्रश्न है 72 नंबर की परागकणों का परागकोश से निकालकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं साथियों? परागकण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रजाति की स्पष्टी की स्थापितीय का संबंध निम्नलिखित में क्रिया से है? तो किससे है? तो जनन से है। अगला प्रश्न है ऊतक संवर्धन तकनीकी द्वारा वांछित पौधों के ऊतक को उचित कोशपोषीय माध्यम से तैयार असंगठित तक पिंडक को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं साथियों? कैलस बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, कई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है? कितनी होती है? तो होती है आधी होती है। कितनी होती है साथियों? आधी होती है। अगला प्रश्न है कि स्त्री केसर के आधारित फूल भाग जो पुष्पशान की लगा होती है उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अंडाशय। अगला प्रश्न है, अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए साथियों। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं के रोग टाइक्रोमीनियस है, तो क्या है? तो टाइक्रोमीनियस है। उसको हम क्या कहते हैं? तो
प्रोटोजोआ जनित रोग कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्त्री के जननेंद्रिय है? जननेंद्रिय है तो हाइमेन है। क्या है? हाइमन। अगला प्रश्न है कि पुरुष के शिक्षा का शिखर भाग कहलाता है। सीसने का शिखर भाग, पुरुष में सीसने का शिखर भाग क्या कहलाता है? तो हाइमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइमेन कहलाता है। अगला प्रश्न है 81 नंबर की मानव में निषेचन की क्रिया को संपन्न होती है। कहाँ पे संपन्न होती है? तो होती है अंडवाहिकी कोशिका में, कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है कि मानव में संपन्न होने वाली प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं कि मासिक चक्र बोलते हैं, रजोधर्म बोलते हैं, मासिक धर्म। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जंतुओं में विपरीत एकल पौधों में जनन की सबसे तरल विधि है। क्या है सबसे तरल विधि? तो प्राकृतिक कायिक प्रबंधन है। अगला प्रश्न है कि गर्भाशय की आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं? गर्भाशय के आंतरिक स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एड्रोमेट्रिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? बैक्टीरिया से जनित संचारित रोग है तो सिफिलिस है। क्या है? सिफिलिस। अगला प्रश्न है कि एक प्रारूपी पुष्प के बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बाह्य दलपुंज कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवों में किससे अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो किसमें होता है? तो प्लाज्मोडियम। इसका सही आंसर नहीं दिया गया है साथियों। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन छूट गया साथियों। ऑप्शन नहीं दिया गया साथियों, बाद में बता देंगे जाते समय। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि कौन है? तो बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जन्म सामान्यतः मुकुलन द्वारा होता है। किसमें? ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है साथियों। अगला प्रश्न है कि बहुकोशिकीय जीवों में होने वाला मुकुलन का उदाहरण है कौन सा है? तो हाइड्रा होता है। हाइड्रा में मुकुलन होता है साथियों। अगला प्रश्न है कि पौधों में निषेचन के उपरांत बीज विकसित होता है। कहाँ पे होता है? तो विग्रह में। अगला प्रश्न है कि अंकुरन की स्थिति में भ्रूण का पोषक किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है साथियों? तो होता है बीजपत्र में संचित खाद्य पदार्थों से होता है। अगला प्रश्न है कि कैलस का निर्माण होता है। कैलस का निर्माण कहाँ होता है? तो होता है उत्तक संवर्धन में। अगला प्रश्न है कि बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को कहते हैं। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को क्या हम लोग कहते हैं? तो सहायक अंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव में नर गोनाड कहते हैं। गोनाड किसको कहते हैं? तो वृषण को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडाणु अवस्थित होता है। अंडाणु अवस्थित कहाँ होता है? तो होता है अंडाशय में। अगला प्रश्न है भ्रूण कोश अवस्थित होता है, यानी भ्रूण कोश कहाँ होता है? तो होता है बीजांड में। अगला प्रश्न है कि शुक्र जनन नलिकाओं कहाँ पाई जाती है? शुक्र जनन नलिकाएं वृषण में पाई जाती है साथियों, वृषण में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव पूरा अस्थित ग्रंथि का कार्य है। क्या कार्य है? तो वीर्य का निर्माण करना। अगला प्रश्न है कि स्वपरागन किन पौधों में संभव है? किन पौधों में स्वपरागन संभव है? तो केवल उभयलिंग जंतुओं में संभव है, केवल उभयलिंग में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहा गया है अगला प्रश्न कहा गया है कि पौधों में निषेचन के उपरांत बीज विकसित कहाँ होता है? तो होता है विग्र नंड में। अगला प्रश्न है अंकुरन की स्थिति में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? तो होता है बीज पत्र के संचित खाद्य से होता है। अगला प्रश्न है कैलस का निर्माण कहाँ होता है? कैलस का निर्माण कहाँ होता है? तो उत्तक अवर्धन में होता है। अगला प्रश्न है कि बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सहायक अंग कहते हैं। मानव में नर गोनाड
कहलाता है? कौन कहलाता है? तो वृषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अंडाणु स्थित होता है। अंडाणु कहाँ स्थित होता है? तो होता है अंडाशय में। अगला प्रश्न है कि भ्रूण कोश अवस्थित होता है, यानी भ्रूण कोश कहाँ होता है? तो बीजांड में होता है। अगला प्रश्न है कि शुक्र जनन नलिकाओं कहाँ पाई जाती है? तो वृषण में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव पूर्वस्थ ग्रंथि कहाँ का कार्य करता है? किसके लिए कार्य करता है? तो वीर्य का निर्माण करने के लिए करता है। अगला प्रश्न है स्वपरागण किन पौधों से संभव है? तो केवल उभयलिंग जंतुओं से संभव है। अगला प्रश्न है कि निषेचन के बाद युग्मक विभाजित होकर बनता है, क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है। अगला प्रश्न है कि मानव वृषण अब स्थित होता है, कहाँ पे होता है मानव का वृषण? तो वो होता है वृषण कोश में होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो फ्लोवियन नालिका में होता है। अगला प्रश्न है भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन संचारित रोग है। मैंने कहा गया है कि लैंगिक जनन से संचारित रोग कौन सा है? तो है वाइफर जनित रोग, वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न है कि मानव में मासिक चक्र की अवधि क्या होता है? मानव में मासिक चक्र की अवधि होता है 28 दिन का। अगला प्रश्न है कि मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में किस अंग से होता है? तो होता है गर्भाशय में। अगला प्रश्न है कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे जनन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि फैलेनेरिया में लैंगिक जनन निम्नलिखित में कौन सी विधि है? तो होता है अपखंडन। क्या कहलाता है? अपखंडन की क्रिया होता है उसमें। अगला प्रश्न कहा गया है कि अलैंगिक जनन में दौरान जिस विभाजन को जिसमें द्वारा एक व्यवशिष्ट से खंडित होकर उसका व्यवशिष्ट उत्पन्न क्या कहलाता है? तो बहुखंडन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वैसे जीव जिन पर नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो एक लिंगी जीव कहते हैं। जिसमें दोनों एक ही नर और मादा एक ही में पाया जाता है उसको बोलते हैं उभयलिंग। नर और मादा एक ही में पाया जाता है, मादा दोनों होता है, उसी को बोलते हैं उभयलिंग जीव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभाव उपाय है? तो इनमें से सभी हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सर्जिकल विधि द्वारा फ्लोवियन नालिका का अवरोध करना क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं स्त्री नसबंदी। क्या बोलते हैं? स्त्री नसबंदी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि लड़कों में यौनावस्था के लक्षण का नियंत्रण करने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव के दोनों ओर अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुम रचना बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? उसको बोलते हैं गर्भाशय। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचित योग्य बनता है? तो कहाँ पे बनता है? अधिवृषण में। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्री द्वारा अपनाई जाने वाला सर्जिकली विधि कौन सा है? तो है स्त्री का नसबंदी। क्या होता है? स्त्री नसबंदी। अगला प्रश्न है परिनवाफियन फिजिकल से अंडाणु उत्सर्जित की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग बोलते हैं। अगला प्रश्न है जीवों में जनन की वह सार्थक विधि जिसके द्वारा अधिक विभिन्नता उत्पन्न होता उसे संभित होता उसे क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। अगला प्रश्न 120 नंबर की जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्री को अपनाई गई
अक्सर अपनाई जाने वाला कारक नियंत्रण विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर-टी बोलते हैं, कॉपर-टी। अगला प्रश्न है 121 नंबर, अंडोत्सर्ग के बाद परिपक्व फैलियन फिजिकली किसके प्रवृत्ति जाता है? तो आप जोता है किसके द्वारा? कॉर्पस ल्यूटिक्स के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु भारत के कगार सरकारी योजना का नाम क्या है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिवार नियोजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विशेषताओं का कौन सा अलैंगिक जनन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इक्माको का निर्माण सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है? अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है? तो जीवों के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की भागीदारी, ये सही है। जीव जनकों एवं संतति यानी संतान की आनुवंशिकता दृष्टिकोण को सामान्यता, इनमें युग्मकों का अभाव होना, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की सार्थकता क्या होती है? लैंगिक जनन की सार्थकता क्या होती है? लैंगिक जनन की सार्थकता क्या होती है? तो इस ऑप्शन नंबर डी सही होती है। क्या होती है? निर्युग्मकों को बनना। दो विभिन्न जीवों को डीएनए के साथ विभिन्नता संयोग करना, जीवों में विविधता उत्पन्न करना, जैविक सहायक होना, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। अगर अभी तक जल्दी से लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? तो किस प्रकार की होती है? तो वो होती है किस प्रकार का? तो अधिसूत्री कोशिका विभाजन होती है और एक होती है समसूत्री कोशिका विभाजन होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन में संबंधी निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सही कथन है? तो हो जाएगा दो विभिन्न के डीएनए का संततित नहीं होना, ये गलत है। प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा दोगुना होना, ये भी गलत है। संतति पीढ़ी में जनक की जीवों का डीएनए बदलाना, ये भी गलत है। डीएनए बदलाता नहीं है, एक ही हो जाता है। संतति में डीएनए का मात्र पुनर्जनित होना, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में क्या होता है जब मानव में अंडे का निषेचन नहीं होता है? तो क्या होता है अंडे का निषेचन नहीं होता है? तो होता है गर्भाशय में पुनः मांसल एवं स्पंजी होता है और एक होता है क्या होता है? धीरे धीरे टूटकर योना मार्ग की निष्क्रिय होता है और एक होता है रजोधर्म की क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राइजोपस नामक कवक में बीजाणु जनन विधि से अलैंगिक जनन होता है। तो होता है किसके? इनमें से सभी स्थिति में होता है। सूखों की स्थिति में होता है, वातावरण की तापमान अधिक होने पर भी होता है और उच्च अम्लीय क्षारीय वातावरण में भी होता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न हमारा क्या हुआ? प्रश्न हुआ समाप्त। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो जल्दी से पसंद कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लोगों का क्लास कैसा लगा, वन शॉट क्लास बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में।